नमस्कार श्रोताओं, शदिल रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रज्ञा मिश्र वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड में आपके लिए लेकर के आई हूँ शिक्षा जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उभरता हुआ नाम सीमा घोलाप जी। आज हमारी बातचीत सीमा घोलाप जी के साथ है। हम इनफैक्ट डॉक्टर सीमा घोलाप कहना चाहेंगे आपको। हाल ही में आपकी पीएचडी डॉक्टरेट कंप्लीट हुई है और उपलब्धियों का एक सिलसिला जो आपको एक समय से फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं, वो बेहद काबिले तारीफ है। और तमाम बातें जो आपने बतौर एजुकेशनिस्ट हासिल की हैं, आपको करीब से जानते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस महिला दिवस पर इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम अपने आसपास से मौजूद एक सशक्त व्यक्तित्व को इस मंच पर, शब्दल रेडियो के मंच पर लेकर के आए और सभी से परिचय करवाएं। आपका क्या संदेश है, आपके लाइफ लर्निंग्स क्या है, आप किस तरीके से समाज में अपना योगदान देना चाहती हैं और किस तरह आपकी जो यात्रा चली, जिसमें अभी हाल ही में सावित्री चाले की विशेष सम्मान से आपको नवाजा गया, ये यात्रा यहाँ तक कैसे आई, इसके क्या मायने हैं और आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, आज इस चर्चा में हम इन सब चीजों की तरफ बढ़ेंगे। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत नमस्कार एक बार फिर डॉक्टर सीमा आपको। थैंक यू प्रज्ञा मिश्र जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर पाए और लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि एजुकेशन के मायने क्या है, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। साथ साथ नहीं, मैं शतदल जो रेडियो आप चला रहे हो या उसमें इतनी कार्यरत हो, उसके लिए आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूंगी। मैंने भी आपकी जर्नी देखी है। अगर हम महिला दिन मना रहे हैं तो आपको भी एक कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि आपने आपकी भी जो भी क्वालिफिकेशंस है, जैसे भी आपने यहाँ तक भी मकाम तय किया है, वो तो है ही। इट इज, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, काबिले तारीफ है ही। और एक इंस्पिरेशन भी है बहुत सारी महिलाओं के लिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग ये बातचीत आगे जारी रखें। अम, सीमा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपकी जो पूरी शैक्षणिक यात्रा है बचपन से लेकर के अब तक की, इसके जो भी चैलेंजेस हैं, शुरुआती जीवन और शिक्षा, आपकी जो व्यक्तिगत शिक्षा रही है, इसके बारे में हमें बताएं। कहने पे मुझे हमेशा ही बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। वेरी नॉर्मल ऐसा परिवार है जहाँ पे प्यार, संस्कार और इन सारी चीजों को बहुत सारी वैल्यू दी गई है। तो एक साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन वो भी एक असाधारण सी मौलिकता लेके मुझे बहुत सारे संस्कार मिले हैं, क्योंकि मेरी माता जी है, वो खुद एक टीचर थी। तो होता है ना, एक टीचर के घर में हमेशा संस्कारों का भंडार होता है। और माताजी जो मेरी मम्मी है, उन्होंने हमें हमेशा सिखाया है कि शिक्षा घर से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसी मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है, संगमनेर एक छोटा सा तालुका है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी उसका नाम अहिल्या नगर ऐसे चेंज हो चुका है। और मैं सोचती हूँ ये बेहतरीन प्लेस है एक प्राइमरी शिक्षा पाने के लिए। मुझे मेरे स्कूल का नाम भी यहाँ पे मेंशन करना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे स्कूल का नाम श्री दिगंबर गणेश सराफ विद्यालय था, जो एक साधारण सी मराठी मीडियम स्कूल है। लेकिन उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, वो असाधारण तो है ही, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी है। ये चलते हुए मेरा प्राइमरी एजुकेशन संगमनेर में हुआ। आगे चल के होता है एक टीन एज, जब हम 90s में थे, 80s में थे, तब हमें हट के कुछ करना था। इसके लिए मैंने आगे चल के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था, जो पूना में स्थित है, पूना शिवाजी नगर में। और ये सबसे ओल्डेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसे एफसीआई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने मेरा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट की। आगे चलकर पता नहीं था कि कैसे लाइफ चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन मन में जो मम्मी को देखा हुआ था कि हाँ, एक शिक्षिका होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, वो कहीं तो पनप रहा था। होटल मैनेजमेंट करते-करते मम्मी ने हमेशा बोला था कि एजुकेशन हमें कंप्लीट करना चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन लेना चाहिए। तो साथ-साथ में मैंने बीए में भी एडमिशन लिया था। और तब के टाइम पर 2 डिग्रियाँ लेना अलाउड था। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने
होटल मैनेजमेंट करते करते बीए फर्स्ट क्लास में पास किया था, और उस जमाने में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये जर्नी चलती रही, और बाद में वो जमाना था 90s का। तो बात ये थी कि तब जल्दी शादी होना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता था और कॉमन भी होता था। तो उसके चलते मेरी शादी भी जल्दी हो गई। और तब सवाल आया कि मैंने करना क्या है, क्योंकि शादी के बाद की जर्नी कुछ अलग ही थी। एक सामान्य परिवार को होटल इंडस्ट्री में सस्टेन रहना, या उस लड़की को, जैसे हाउसकीपिंग का जॉब है, फ्रंट ऑफिस का जॉब है, इन जॉब्स को लेके शिफ्ट्स में काम करना बहुत डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि जो संस्कार स्कूल ने दिए थे, घर वालों ने दिए थे, कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि अभी होटल इंडस्ट्री शायद मैं इतना उसको न्याय नहीं दे पाऊंगी, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए जो मेरा पहले का पैशन था, एजुकेशन में जाना, इसको मैंने प्रोसीड किया। मैंने आगे की शिक्षा जारी रखी। तो ये शिक्षा आगे। हाँ। हाँ, मैं आपको बीच में यहाँ पे ये जो आपका स्कूलिंग और कॉलेज का फेज है, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। आपकी पर्सनालिटी सामने वाले को चैलेंज करती है, ऐसी ओह। पर्सनालिटी है आपकी। ओके। तो उस एज में जब आप बढ़ रही थी और समाज इतना ज्यादा स्त्रियों के लिए ओपन नहीं हुआ था और एक मेल डोमिनेंस ज्यादा था, आपने किस तरीके से इसको पार किया, खासकर अपने कॉलेज के दिनों में और स्कूल के दिनों में? बिकॉज जो हाइट है आपकी, जो पर्सनालिटी है, आई एम श्योर, आई कैन से आई एम श्योर, बट मैं औरों के हित में ये सवाल पूछना चाहूंगी कि वो जो टीनेज का दौर था, या जो आप जिस दौर में आप 20 साल या 21 साल की रही होंगी, उस टाइम पे वो फेज कैसे क्रॉस किया आपने? बिकॉज यू डू पोज अ चैलेंज in front of the male counterpart, considering the personality that you carry. And it's a very very practical question that I'm asking. आज एक स्त्री का स्मार्ट आउटस्पोकन होना शायद उतनी बड़ी बात नहीं होगी, पर जिस दौर से आप उठ के यहाँ तक आ रही हैं, उस दौर में ये बड़ी बात थी। डेफिनेटली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसका आंसर करना। सच में बताया जाए तो ये होता है, लगता है कि मैं डोमिनेंट हूँ, और हूँ भी। उसके पीछे मैं हमेशा एक बोलना चाहती हूँ, जैसे बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। बट इन माय स्टोरी, इन माय सक्सेस, आई विल ऑलवेज शेयर द क्रेडिट विद वन ऑफ माय अंकल। तो एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हुए हम लोग, जो चाचा हुआ करते थे उनको नाना कहते थे। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माय अंकल राजू नाना। तो ये खुद ही तब अच्छे खासे स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे, और इनकी बहुत चाह हुआ करती थी कि लड़कियों ने आगे जाना चाहिए चाहिए। और इन्होंने मुझे हमेशा बूस्ट किया। बूस्ट किस तरीके से, वो खुद तब बीपीएड की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो वो जैसे ही पूना में जाते थे, वहां वापस आते थे और हमें मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे। आप तब मुझे हमेशा लगता था कि मैं गिनीपिग बन रही हूँ यार, हर एक ट्रेनिंग मुझ पे क्यों दिया जा रहा है। और मुझे हमेशा उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि तू कर सकती है, बस तुझे करना है। और उन्होंने साथ साथ में मेरी पर्सनालिटी तब की मैं याद कर रही हूँ, कि मैं हमेशा एक टॉम बॉय पर्सनालिटी में ही थी। अभी तो काफ़ी फ़ेमिनाइन इसमें ढल गई हूँ, लेकिन तब मैं जब याद करती हूँ खुद को, तो एहसास ही नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ। बस मुझ में कैलिबर है और मुझे चीज़ें करनी करनी ही है, क्योंकि मुझे वो अंकल ने बताया है। ही इज़ सच अ फादर फिगर, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए ट्रेन किया। डरना कभी नहीं है, अपनी बात अच्छे से रखनी है, स्पीचेस में पार्टिसिपेट करना ही है। और एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, मेरे भाई भी इसमें हैं, जो बड़े भाई हैं, वो खुद अभी एक शिक्षक हैं। तब भाषण देना, स्टेज पे जाना बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो जो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे बहुत स्पीचेस लिख के दिए, और लिख के देने के बाद वो हमेशा बोलते थे, "तू बोला कर, ये जो है ना तू अच्छे से बोल।" भैया खुद कभी स्टेज पे जाके उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मेरे स्टेज पे जाकर बात करने से जो भी प्राइज़ेज़ आते थे, वो देख के वो बहुत खुश हुआ करते थे। तो मैं हमेशा देखा है कि मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत सारे मेंस हैं, जैसे मेरे भाई हुए, मेरे पापा हुए, मेरे अंकल हुए। तो ये जो पर्सनैलिटी है, अभी जब मैं मेरे लोगों में जाती हूँ तो बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि मेरे पापा से ज्यादा मैं मेरे नाना की, मतलब चाचा की बेटी लगती हूँ, क्योंकि चाचा ने मेरी जो पर्सनालिटी बनाई है, वो तब कंपल्शन था। लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू राजू नाना फॉर दिस। एंड आई ऑलवेज विश ऐसे अंकल, ऐसे मामा हर फैमिली में होने चाहिए, जो स्त्रियों को इतना बढ़ावा देते हैं। बहुत ही गर्व का विषय है।
इस तरीके का पारिवारिक योगदान आपके सृजन में, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी सशक्त महिला के सृजन में जो न सिर्फ अपने उत्थान का मार्ग बन रही है, बल्कि अपने परिवार, अपनी बेटियों और आपको जो देख रहे हैं उनके लिए आप एक उदाहरण बन रही हैं। आते हैं मेरे सबसे इस सत्र के फेवरेट सवाल पर। हाल ही में जो राजकीय सम्मान आपको मिला है, सावित्रीचा लेखी विशेष सम्मान, इसे प्राप्त करना आपके लिए क्या मायने रखता है? सच पूछो तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता मैं अभी भी इसके पात्र हूँ, क्योंकि सावित्री लेखी एक बहुत विशेष पुरस्कार है, क्योंकि उसके नाम में ही एक सावित्री है। और हम सब जानते हैं सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है हमारी महिला शिक्षा के पीछे, महिलाओं का सबलीकरण के पीछे, तब का जमाना तो बहुत अलग था। जब मैं ये अवार्ड स्वीकार करने के लिए फुलेवाड़ा में गई थी, जो पूना में स्थित है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं खुद को पूछ रही थी कि सच में मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिविटी है, वहां पे उन दीवारों ने, वो जमीन के एक एक छोटे छोटे कण ने जो जिस तरीके से स्ट्रगल देखा है सावित्रीबाई फुले का, तब विधवाओं को उन्होंने समाज के अगेंस्ट जाके, टाइम के आगे जाके उन्होंने विधवाओं को हेल्प की है, अनाथ बच्चों को अपने बच्चों जैसा पाला है। इतना ही नहीं, सो कॉल्ड अनटचेबल अछूत जो थे उनको अपनी जो ये थी, जो बोलते हैं वेल्स हुआ करती थी, वो ओपन की थी। मतलब कितना उनका योगदान था, मैं तो उनके कण भर में भी कहीं पे नहीं हूँ। तो मैं वही बार बार प्रे कर रही थी कि मुझ में इतना और शक्ति आ जाए कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊं। हालांकि ये पुरस्कार मुझे अपने योगदान, जो एडवर्स कंडीशंस में भी मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, जो कि मेरी शादी के बाद मैंने पूरे पीएचडी तक का मेरा मकाम तय किया, उसके लिए दिया गया। और उसमें मेरी जो एकेडमिक्स कैलिबर थे उसके लिए मुझे सराहा गया। सो मैं बहुत थैंकफुल थी, जो इंडियन स्टूडेंट काउंसिल थे उन्होंने मेरी ये जर्नी को बहुत सारा सराहाया इसके लिए। और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे बहुत सारी सावित्रियां आगे आए और ये सावित्री बाई फुले का जो काम है वो अपने अपने स्तर पे आगे बढ़ाए। आपने जिन एडवर्स कंडीशंस की बात की, हालांकि हम उसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहेंगे, फिर भी बतौर उदाहरण चाहेंगे कि आप एक आध हमारी सखियों को जरूर बताएं कि किस तरीके की सिचुएशंस थी और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, एक जेनरिक तौर पर। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो आप पाना चाहते हो, बस ठान लो कि वो मेरा, बस मुझे पाना है। उसके लिए आपको कठिनाइयां आती रहेगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। कभी हम्बल बनिए, कभी स्ट्रांग बनिए, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं उसको जरूर पाइए। उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो छोटी छोटी चीजों को लेके मुझे टाइम कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, तो डोंट स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स। मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम फॉर योर ड्रीम्स। आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो डोंट क्रिप फॉर इट कि यार मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। उल्टा आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल कि मुझे काम है, मेरे पास काम है। कितनी लेडीज है उनके पास काम नहीं है, जिनके पास कोई मकसद नहीं है। और जब आप ये हार्ड वर्क करोगे आपके मकसद को पाने के लिए, आपको एम को अचीव करने के लिए, आई एम वेरी श्योर आप एक अलग तरीके से शाइन करोगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। यहाँ से बहुत अच्छा मैसेजेस दिए आपने। खासकर मैं कहना चाहूंगी कि जहां पर पढ़ाई अधूरी छोड़ करके जो अ, कम उम्र की लड़कियां शादी के बाद जो सोचती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आदत खत्म हो गई पढ़ने की, वो आदत की बात जो खत्म हो गई आदत पढ़ने की, अब स्कूल लाइफ नहीं है। उसमें मैं एक बताना चाहूंगी कि आपने सेट क्लियर किया अपना, और वो भी एक माइलस्टोन था आपके लाइफ में। तो वो सेट की तैयारी कैसे की थी आपने? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि सेट एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है। आप सब जानते हैं ये सेट एग्जाम है जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके जाना जाता है, जो प्रोफेसर होने के लिए आपका कंपलसरी होता है महाराष्ट्र स्टेट में। और नेट होता है जो आपको पूरे भारत में कहीं पे भी जॉब चाहिए किसी भी स्टेट में, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मैंने 2021 में ये मैंने कंप्लीट किया, जब मैं खुद ही 43 इयर्स की थी।
तो ये बहुत मुश्किल दौर था कि आजकल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करना, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, नई चीजें सीखना, और तब का टाइम था वो ऑनलाइन एग्जाम थी। और ऐसी चीजें थी कि ऑनलाइन वो स्क्रीन देखते देखते ही आंखें इतनी लाल हो जाती थी। बहुत मुश्किल दौर था कि तुम्हें उस स्टिपुलेटिव टाइम में ही वो खत्म करना है, तुम्हें बटन कोई गलती से प्रेस नहीं होने चाहिए। तो आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल फॉर ऑलमोस्ट 12 years, मैंने वो एग्जाम देना स्टार्ट किया। डेफिनेटली मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं की हूँ, और मुझे इसका गर्व भी है, क्योंकि कोई बात नहीं है अगर आप फेलियर पाते हो। फेलियर पाके आपने डिसाइड करना है कि ये अंत नहीं है। जब तक मैं जीतती नहीं हूं, जब मैं जीतूंगी वही मेरा पड़ाव है, वही अंत है। तो ये सोच के मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए, ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम्स लिए, बहुत सारे क्लासेस लिए। जॉब करते हुए घर पे आने के बाद अगेन एंड अगेन बहुत सारी चीजें पढ़ी, रटी, समझी और अडॉप्ट की, और उसके साथ मुझे इजी हुआ ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने स्वीकारा कि फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना है, मेहनत करनी है अपने गोल के लिए। और सेट का क्लियरेंस इज एट दिस एज, और टेक्नोलॉजी को सीखते हुए, अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ते हुए, आपने एक उदाहरण दिया है उस ईगल का, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एज के बाद ईगल को जब पता चलता है कि इसके बाद मेरे पंख कमजोर हो रहे हैं, मेरी चोंच कमजोर हो रही है, तो मैं शिकार कैसे करूंगा। तो मैंने सुना है कि वो कुछ समय अकेला हो जाता है और अपनी धार देता रहता है अपनी चोंच को, और वो बहुत स्ट्रांग होकर के अपने एकांत से निकल करके आता है, एंड देन उसका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल वैसा सेकेंड फेज किक ऑफ किया है, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपने टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात की। आप जिस एज और जिस टाइम में हैं, एआई से आप पूरी तरीके से परिचित हैं आज के दौर में। तो मेरा अगला सवाल है कि ये जो आधुनिक एआई का युग है और अभी का जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें होना तो यूं चाहिए था कि स्त्रियों के लिए राह आसान होती, आदमी का मन और हृदय और उदार होता। पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल मीडिया के युग में हम आदमी की सोच, और इन जनरल ग्लोबल ह्यूमन की भी सोच थोड़ी छोटी होती देख रहे हैं। उसके बारे में आपका कोई विजन या कोई राय है? टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कुछ चीजों को इग्नोर करना ही उसमें अपने आप में एक परिपूर्णता होती है। मीडिया ऐसी चीज है, जो आप देखना चाहो वो आपको ज्यादा मिलता जाएगा। तो आप ब्राइटर साइड देखिए। डेफिनेटली महिला सबलीकरण के टाइम पर ये होता जा रहा है, महिलाओं को और दबाया जा रहा है। वो तो कई सारे फील्ड्स में है। तो क्या हम अपना जर्नी वहीं पे खत्म कर दे? अगर हम लोग वहीं पे खत्म कर दे तो वो बहुत रिग्रेसिव होगा। हमें हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है, हमें हमेशा ब्राइटर साइड देखनी है। तो क्यों ना हम और भी जोरों से आगे बढ़े, और जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए उस पे और भी फोकस करके और आगे बढ़े। जैसे एआई में है, आप एआई का यूज करके, डेफिनेटली आजकल सभी को अच्छा लगता है स्टेटस पे फोटो डालना, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, और उनका भी बहुत सारी चीजों में बुरी तरीके से, ये नेगेटिव वेज में इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स नॉट फोकस ऑन टू इट। हम्म। अगर आप खुश हो और आप आपकी खुशी जाहिर करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, इट्स वेल एंड गुड। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो रही है या फिर आप पोस्ट कर रहे हैं उसको, आप उसको न्याय दीजिए कि हाँ, मेरी इस खुशी के लिए, मेरे इस उपलक्ष्य मतलब ये अचीवमेंट के लिए मैंने ये सब किया है। अगर आप इतना कर दोगे तो आप खुद में भी खुश रहोगे, और आप एक मिसाल बनोगे बाकी सारी लेडीज के लिए। क्योंकि देखो, ये भी एक कर रही है। मैंने हाल ही में एक पोस्ट मैंने हमेशा देखा है एआई का यूज करते हुए, वो लेडी सिंपल सी ग्रामीण महिला है, मराठी एक छोटी सी प्लेस से, और वो सिंपल सिंपल रेसिपी, उसके खेत के काम, ये सारी भी चीजें दिखा रही है। ये वहां तक पहुंच पाई क्योंकि वो एआई के यूज से। सो मुझे ऐसा लगता है उसको पॉजिटिव लेना जरूरी है और उसका यूज भी करना जरूरी है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गांव-गांव के लोगों को हेल्प कर रहा है अपने आप को बाहर की दुनिया को प्रोजेक्ट करने में। ये बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल आपने बताया। आज के दौर की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज दे आर टू डिस्ट्रैक्टेड विथ मोबाइल, रील्स। इसमें पढ़ाई बहुत अफेक्टेड होती है।
मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर एक चीज अपने लिए बनी है, हम चीजों के लिए नहीं बने हैं, ये हमेशा याद रखना। जो एंटरटेनमेंट है उसको एंटरटेनमेंट ही रहने दो। क्या एआई आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है? देखो, सिंपल सी चीज है, आयुर्वेदा अपना ही है, लेकिन वो बुक्स में बंद था। अब आयुर्वेदा पे रील्स आ रहे हैं तो लोगों को बता रहा है कुकड़ू बैठना क्या चीज है, जबकि हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन चीजों में हम लोग वो भूल चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अपना ही एंशंट नॉलेज वो अलग तरीके से अपने पास पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सीईओ ने ज्यादा ध्यान, सतर्क रहते हुए ये एआई और ये सारी चीजों का बहुत पॉजिटिवली यूज करना सीखना चाहिए, अपने एजुकेशन के लिए उसका यूज करना चाहिए। मैंने देखी है, मैं जैसे सेट की तैयारी भी कर रही थी, मैंने हर एक वो वीडियो देखा जो हिस्ट्री से, जो मेरी पढ़ाई से बहुत सारा रिलेटेड है। मैंने जैसे कि सिंपल होता है परसेंटेज निकालना, लेकिन वो परसेंटेज निकालने के भी ट्रिक्स होते हैं। ये सारा मैंने यूट्यूब से सीखा है, क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत पहले ही छूट चुकी थी। लेकिन फिर से उस कंपटीशन में आने के लिए, वो दौर में आने के लिए आपको जरूरी है कि आप हेल्प ले, और वो हेल्प आपको अवेलेबल है ऑन योर palms. Just a click and you can reach over there. So why not make use of it in a very positive way? मैं भी खुद मराठी नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चे को मराठी पढ़ानी होती है, तो मैं यूट्यूब पे जो टीचर्स डालते हैं मराठी में और हिंदी उसका बताते हैं, उसके माध्यम से मैं भी अपने बच्चे को मराठी पढ़ाती हूँ। बहुत सही। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने डॉक्टर सीमा। मेरा अगला सवाल आपसे है, अ, हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? बहुत सारी अपेक्षा है। मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि किसने क्या किया और कौन से गवर्नमेंट ने क्या किया। मुझे ऑन 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 एज अ होल मुझे ऐसा लगता है जो भी सरकार आए, वो सरकार ने देखना चाहिए कि देखो, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में बहुत शोषण किया जा रहा है महिलाओं का। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, स्कूल्स में इतने सारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है 8 आवर्स का वर्किंग। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में अपने टीचर्स को जो है महिला, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूलों में 70% तो महिलाएं हैं जो टीचर का काम करती है। उनसे 9-9 10-10 घंटे से काम किया जाता है, और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जबकि अपने इतनी सारी वुमेन है जो एमएलए है, जो राज्यसभा में है, ये प्रश्न उठा सकती है। अपने शिक्षण मंत्री भी मुंबई के भी रह चुकी है, एक महिला थी। उनके पास कंप्लेंट्स गई नहीं, उन्होंने इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं। इसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि कौन इसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है? क्या महिलाओं को अभी भी दुय्यम दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि अगर एक महिला टीचर है तो उसकी सैलरी हमेशा कम रहेगी इन कंपेयर विद द जेंट्स। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली चलानी है। फैमिली तो वुमेन को भी चलानी है, वो महिला को भी चलानी है, और उसने भी उतनी ही तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल किया, उतने स्किल्स एक्वायर किए हैं। तो फिर उसको सेकेंडरी दर्जा क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल से अभी जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें 70% वुमेन जो स्कूल्स एक्चुअली चला रही है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है, लेकिन उनके पास वो सैलरी नहीं है जो होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट में इस पे, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकेंडरी, जो स्कूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है वैसे स्कूल्स नहीं चलती है। इसके लिए ऐसे स्क्वाड्स होने चाहिए जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं। अभी भी है वो स्क्वाड्स, लेकिन क्या वो स्क्वाड्स उतनी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं? अगर मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको मिलने वाली सारी फैसिलिटीज बराबर है, ये चेक मैंने भी तो करना चाहिए एज अ पेरेंट, और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए। जी। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने ध्यान देनी चाहिए, मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अ, एक बात जब आपने बोली महिलाओं के सुविधा, तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। मेरी सिस्टर भी टीचर हैं और उन्होंने अक्सर ये चीज हाईलाइट की है कि हम जहाँ पर एचआर नहीं होते हैं जिस स्कूल में, वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिया जाता नहीं। है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आईटी में हूँ और हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं। और अभी एक शिक्षिका जो माँ बनना चाहती है, उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है और उसके बाद उसकी दोबारा स्ट्रगल शुरू होती है जॉब सर्च की। तो ये भी एक पॉइंट है।
जो आपके इस। मैं और एक इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये जो मैटरनिटी लीव वाली चीज है जो अपने संविधान में बहुत अच्छे से लिखी है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया था कि अगर मैटरनिटी लीव है तो वो मिलनी तो चाहिए, उसके साथ साथ में एक क्रैश फैसिलिटी भी होनी चाहिए जहां पे बच्चों को, मतलब छोटा बच्चा जो है, जो 3 या 4 महीने का है, उसको माँ अपने साथ ही अपने वर्क प्लेस में जाके रख सकती है। वहां पे स्टाफ होना जरूरी है, और हर एक 4 घंटे के बाद वो माँ अपने बच्चे को जाके मिल सकती है। अगर 8 घंटे का जॉब है तो उसमें 2 बार वो मम्मी जाके वो बच्चे को मिल सकती है। और ये पॉसिबल है अपने कितनी सारी स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स प्राइवेट है, ट्रस्टीज अपना अपना देखते हैं, वो बाकी स्टाफ का इतना ध्यान नहीं देते। इसके लिए समस्याएं और भी बढ़ती जा रही है। हमने इसको इस तरीके से देखना चाहिए, अगर हम लोग सशक्त बच्चा है, मम्मी उसको बराबर टाइम टू टाइम फीड कर रही है, साथ साथ में आर्थिक भी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो हम्म, मुझे लगता है एक अलग ही भारत पनपेगा इसको लेके। बहुत जरूरी बात। तो भावनात्मक और सशक्त, हृदय से सशक्त होता है वो बच्चा जो बचपन से माँ के संरक्षण में पलता है, और वो देश का एक मजबूत नागरिक बन के तैयार होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बच्चों की बात आई तो जहन में ये सवाल आता है कि देश में प्राइमरी एजुकेशन की दशा, इसमें क्या बदलाव की आप बात कहना चाहेंगी? मैं तो पहले ही बोलूंगी, प्राइमरी एजुकेशन हम लोग स्कूल तक वेट नहीं करते हैं, वो स्टार्ट होता है अपने घर में। तो जो एजुकेशन, जैसे बच्चा घर से बोलना सीखता है, मम्मी से चीजें समझता है, पापा को देख देख के चीजें समझता है। तो अगर घर में महिला एकदम सक्षम हो, जिसके एक परिपक्व मैच्योर थिंकिंग है, तो जैसे कि सिंपल सिंपल चीजें, कि शेयरिंग थिंग, आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखे हैं, वो शेयरिंग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक ही बच्चा होता है बहुत सारी फैमिली में, और मम्मी नहीं, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नो, you take care of yourself. Along with you, you take care of others also. Don't hurt others. Don't look down upon others. अपनी चीजें पे फ्लॉन्ट मत करो। अगर ये चीजें मम्मियाँ घर पे सिखाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक तो प्राइमरी एजुकेशन है। साथ साथ में जब बच्चा स्कूल में जाता है, मुझे एक बहुत बुरा लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें अनट्रेन्ड टीचर रखी जाती है, जो बहुत कम सैलरी पे जॉब करती है, क्योंकि उसमें जो स्कूल के चालक है उनका बहुत बड़ा फायदा होता है। और प्राइमरी एजुकेशन तो ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। हम जो पेरेंट्स है वो भी अगर ओपन हाउस में जाते हैं, क्या हम टीचर का क्वालिफिकेशन देखते हैं? नहीं देखते हैं। बस टीचर ने कुछ पेपर्स दिखाए, हमने देखे, हम चले आए, क्योंकि बच्चे ने ठीक किया नहीं किया वो हमें भी ठीक से मालूम नहीं होता है, और हम बिजी होते हैं ऑफिस में। लेकिन ये जरूरी है एज अ पेरेंट देखना भी कि बच्चे की टीचर क्या उसको सही पढ़ा पा रही है, क्योंकि बस एक लेसन पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ में जो मनोवैज्ञानिक विकास है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो बच्चे की होनी जरूरी है। जैसे कि प्राइमरी में ही सिखाया जाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे गुड टच बैड टच। अभी तो अपने एजुकेशन सिस्टम में ये आ रहा है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा इशू है वो टीचर से है। मुझे लगता है प्राइमरी की टीचर ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड होनी चाहिए, डिग्री के लिए नहीं, लेकिन उसके जो स्किल्स है, हम्म, बच्चों को अंडरस्टैंड करना, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। और साइकोलॉजी भी बच्चों को समझो कि क्या है वो बच्चे की साइकोलॉजी। अगर बच्चा रो रहा है, नॉट नेसेसरी उसको कुछ हर्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल हर्ट है। तो ये सब जी। बहुत छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखने में इम्पोर्टेंट है। एक चीज जो जनसंख्या के हिसाब से सरकारी स्कूलों का अनुपात हमारे देश में बहुत कम है, और जो भी है वो सिकुड़ता जा रहा है, और शिक्षा का निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। लॉन्ग टर्म में इसको कैसे देखती हैं आप? इसके क्या परिणाम होंगे? बहुत डिफिकल्ट तो है, क्योंकि ये तो मिक्स फीलिंग्स आती है, क्योंकि जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है या ऑटोनॉमस स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, कुछ चीजें बहुत अच्छी सर्व करती है, जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बच्चों को जो फैसिलिटीज दी जाती है वो बेहतरीन होती है। लेकिन क्या वो शिक्षा पे उतने खरे उतर पाते हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। वेर एज इन गवर्नमेंट स्कूल्स आपको मिलेंगे कि बहुत सारी जो फैसिलिटीज है, दे आर नॉट अप टू द मार्क, लेकिन शायद उसमें बहुत स्किल्ड टीचर होते हैं, जिनको बहुत सारी हम लोग देखते भी यूट्यूब पे बहुत स्कूल्स के
बहुत सारे लोग हैं जो इतना कॉन्सेप्ट बेस अच्छे से कर लेते हैं, सिंपल चीज इजीली कितना पढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये मिश्र तरीके से है, इट्स मिक्स थिंग कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे, ठीक है आपके एडमिशन्स हो गए, आपके डिग्री मिल जाएंगे। यहाँ पे डिग्री मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्किल्स एक्वायर करना इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे को स्किल्स आना चाहिए। अगर बच्चे के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, तो उसके मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है इनका मेल होना बहुत जरूरी है। यहाँ से अच्छी चीजें अडॉप्ट करो, वहां से भी अच्छी चीजें अडॉप्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं तो वेल एंड गुड। पर्सनली देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी इच्छा है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना बच्चों को, वो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉर्मल स्कूल्स वेयर एवरी कॉमन मैन कैन गिव एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड। और राइट। वो बहुत जरूरी है। एवरी बच्चा पढ़ना is the important thing in our country. कुछ साल पहले एक उदाहरण आया था कि एक लेडी ने अपनी बच्ची को सिर्फ ओलंपियाड्स करवाए और होम स्कूलिंग करके उसे बड़ा किया। इंडिया में उसे जगह नहीं मिली, पर उनको मैसेच्यूसेट्स में अपने ओलंपियाड के मार्क्स के बेसिस पे जगह मिली। उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चला कि होम स्कूलिंग बेहतर है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ये एज ए एजुकेशनिस्ट आई फील बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। होम स्कूलिंग अपने आप में एक अलग और बहुत अच्छी भी चीज है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, मे बी उनके फिजिकल डिसेबिलिटीज हो, उनके जैसे कि बहुत हाइपर बच्चे होते हैं जो दूसरों के साथ कोप अप नहीं कर सकते दूसरे बच्चे के साथ, उनको एजुकेशन घर पे देना ये एक अच्छी बात है। या फिर ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस में बच्चे रहते हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनको घर में ही कुछ किया, 10th करवाया होम स्कूलिंग से, ये अलग बात है। लेकिन एक बच्चे का अपने वो बच्चे जो है या अपने फ्रेंड्स है उनके साथ घुल मिल के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंस, आप आपके फ्रेंड्स में जितना बोलोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप शेयरिंग की चीजें उतना आपको पता चलेगा कि शेयर करने से अपना तो जाता है लेकिन अपने लिए भी आता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो बच्चे दूसरे बच्चे के साथ ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है जो अपना अभी का स्कूल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है दैट इज गुड इनफ। और ऐसे बच्चे जो है जो मेंटली दे आर फास्टर और मे बी दे आर लिटिल स्लोअर, such children can definitely opt for the homeschooling. एक सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है। आप प्रिंसिपल रहीं, एक प्रिंसिपल का एक ऑरा होता है, एक तरीके का मतलब दबदबा होता है। उस फैसिलिटी और उस पूरे ऑरा को तोड़ करके फिर पढ़ना और अपने आप को फिर से कार्व करना, ये आपके लिए क्या चैलेंजिंग नहीं रहा? क्या इसमें आपको दो बार सोचना नहीं पड़ा? हाउ इजी वाज बहुत, इट? यस, बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंडिविजुअल ने हमेशा पढ़ना चाहिए आगे। तो मैं जो प्रिंसिपल बनी, मुझे एक प्लेटो नजर आ रहा था कि ओके, मुझे स्टाफ कैसे हैंडल करना चाहिए मुझे पता चल गया, प्रॉक्सीज अरेंज करना मुझे पता चल गया, मैनेजमेंट रिलेशंस मुझे पता चल गए, टीचर्स के साथ रिलेशंस मुझे पता चल गए। अभी मुझे कुछ नया भी सीखना है। और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स वो ऐसे स्किल्स है कि जो आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाओगे अभी। लेकिन अभी मुझ में एक टीचर है, अगर मैं रिसर्च में जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है उस रिसर्च का मैं बहुत लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, बच्चों को वो और भी बेटर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और दूसरी बात यह है, स्कूल लेवल में जो बच्चों की लेवल होती है 16, 17, 18 साल, उनकी थिंकिंग अलग होती है। लेकिन जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी थिंकिंग अलग लेवल की होती है, जो आपको उधर ही काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप जो बोल रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो आपको आपका टेम्परमेंट उतना ही ठीक कूल रख के उनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ता है, और जो बस आता है आपके पढ़ाई से, आपके नॉलेज से। तो मुझे वो नॉलेज एक्वायर करना था। दो इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आए, तो मुझे इसमें बहुत मेंशन करना, अगेन देयर इज अ मैन बिहाइंड दिस, इज माय हस्बैंड, हु हैज रियली मेड मी अंडरस्टैंड कि योर जर्नी एज अ प्रिंसिपल इज ओवर, नाउ यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट।
And that's how I started thinking about becoming a doctor and move to the profession as a professor. This is amazing. मदर भी हैं आप। बातों का सिलसिला खत्म होने से पहले आपकी माँ के तौर पे आपकी जो यात्रा रही है, उसका भी जिक्र मैं यहाँ सुनना चाहूंगी आपसे। दो बेटियां हैं आपकी प्यारी प्यारी। आप प्रिंसिपल भी थी। डिमीनर जो भी कैरी करती हैं, स्ट्रिक्ट वाला डिमीनर कैरी करती हैं आप। तो but then I know I've seen your relationship with Resham and with your younger daughter. You have a very emotional touch as well. How have you balanced this so much of an emotional laden woman और इतनी strict principal और इतनी caring होम मेकर, मतलब सारा कुछ ये तीनों पर्सनालिटीज आपने फ्यूजन किया है। हाउ हैज दिस हैपेंड? आई एम एक्चुअली ऑनर्ड कि आप इतना सोच रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो एग्जाम्पल्स है, अच्छी चीजें अगर आप आजू बाजू में ही ढूंढो तो मिल जाती है। मेरे ख्याल से मेरी माँ जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल थी। मेरी मम्मी भी एक स्ट्रिक्ट टीचर तो थी, लेकिन बहुत अच्छी केयरिंग मम्मा भी थी। तो शायद उन्हें देखते देखते वो पर्सनालिटी मुझ में आ ही गई। और ये भी होता है कि जब हम एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, हम बच्चों को गलत करते हुए देखते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है। और वो रीजंस मैंने हमेशा खोजे हैं और मैंने हमेशा ट्राई किया है, वेरी स्पेशली व्हेन माय चिल्ड्रन, माय गर्ल्स वर देयर इन टीन एज, कि उनसे ये गलतियां ना हो, क्योंकि बाहर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आजकल का माहौल भी इतना खराब है और मैं बहुत लॉन्ग आवर्स में बाहर रहा करती थी, लेकिन मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ कि मेरी बच्ची कहीं गलत करेगी। मैंने उनको एक ही बात बताई थी, जो भी है, गलत भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, यू शुड शेयर विथ योर मॉम। और मैं खुद, मेरा पूरा दिन कैसा जाता था, ये मैं पूरे फैमिली के साथ शेयर किया करती थी। तो ऑनेस्टली ये हुआ करता था कि मम्मी इतनी ऑनेस्ट है, तो क्यों ना हम भी उसे बताएं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसके लिए ये हैंड इन हैंड जो रिलेशन था, जो इमोशनल रिलेशन था, वो अभी भी बरकरार है। बड़ी बेटी तो काफी दूर है, फिर भी मैं इमोशनली उतनी ही उसके साथ कनेक्ट हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल, रादर इट्स नॉट मी बीइंग गुड विथ देम, इट्स दे बीइंग बेस्ट विथ मी। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस आपने आज यहाँ शुद्धल रेडियो पर इस चैनल के साथ शेयर किया है। दिस इज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैंने आपकी जर्नी पिछले 12-13 साल लगातार देखी है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप कार में प्रिंसिपल की तरह जाया करती थी और फिर आपने स्ट्रगल किया है लगातार पढ़ने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए। तो उन दोनों प्रिंसिपल सीमा घोलप, देन डॉक्टर सीमा घोलप, और वो एक कॉन्फिडेंट प्रोफेसर सीमा घोलप कमिंग एंड सेइंग कि यस टेल मी प्रज्ञा ऑन विच सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू हैव द टॉक शो। तो वो वहां तक 12-13 साल की हमारी यात्रा रही है। तो ये इट्स अ ब्यूटिफुल फेज। और आई एम रियली ऑनर्ड कि आप यू एक्सेप्टेड this invite and you came here, and this time spent with you over this, it has lot of meaning for me actually. जाते जाते एक और सवाल, भविष्य की योजनाएं, बिकॉज आपने बहुत मजबूत भविष्य की नींव यहाँ पे रखी है अपने लिए, तो इसके आगे और क्या? एक्चुअली इतनी सारी फील्ड्स में और इतनी सारे मुंबई के सबर्बन में जॉब मैं कर चुकी हूँ। विरार से लेके गोरेगांव तक या फिर सांता क्रूज तक ऐसा कोई भी सबर्बन नहीं है जहाँ पे मेरी इतने सालों में पोस्टिंग नहीं हुई है और जहाँ पे मैंने जॉब नहीं किया है। तो मैंने ओवरऑल ये देखा है, इतने सारे महिलाओं के प्रश्न, इतने सारे बच्चों के प्रश्न है जो अनुत्तरित है, जो अनआंसर्ड है। तो कभी मैं हमेशा ये, मैं बहुत गॉड फियरिंग पर्सन हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ भगवान मुझे उतनी ताकत दे कि इन प्रश्नों को मैं गवर्नमेंट तक रख पाऊं। इसका मतलब यही है, राज्यसभा तक तो मैं हमेशा पहुंचना चाहूंगी। अगर भगवान ने चाहा और उतनी ताकत मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली राज्यसभा में उतनी सक्षम बनूं कि जाके कुछ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कर पाऊं। ये तो ये ये मेरी मुझे भविष्य के लिए एक गोल सेट है। रोमांच का क्षण है मेरे लिए। वी शेयर सेम ड्रीम एक्चुअली, एंड आई एम Oh, इंस्पायर्ड। I will also good, try to good. tread a path which takes us to such position जहां पे हम
सशक्त हो करके अपनी बात रखें और उन लोगों की बात रखें जिनकी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, अपने लिए ऊंचा सोचने का। ये जो आपकी ड्रीम्स हैं ये जरूर पूरे हों। और एक बार फिर जब आपसे मिलना हो तो किसी बड़े मकाम पे उसके बारे में, उस यात्रा के बारे में डेफिनेटली, बात कर मिलना हो। तो इस डेफिनेटली, आई एम सो, या, जी, आ, माइक आपको देती हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू प्रज्ञा मिश्र, क्योंकि आपकी भी जर्नी मैंने देखी है, एंड आई रियली वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जिस तरीके से हर एक चीज पिकअप की है, आई एम सो ओवरवेल्म्ड टू सी योर जर्नी एज वेल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो हमेशा जुड़ते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हम एक अलग तरीके का भारत बना सकते हैं, जहाँ पे बेटर थिंग्स हो सकती है, और शायद सोने की चिड़िया जो होती है, हम लोग उसका ही एक पार्ट हो सकते हैं, और वो सोने की चिड़िया वाला भारत फिर से हम लोग दिखा सकते हैं दुनिया को। यस, यस, तो थैंक यू फॉर, आई एम रियली प्रो फॉर इट एंड आई एम प्रेइंग फॉर दैट। देशभक्ति कूट कूट के दिल में है और उसके लिए यस, जाहिर है यस, अच्छा करना है, ऐसी चीजें करनी है कि हमारे साथ सोसाइटी में बहुत सारा पॉजिटिव मैसेज हो, काम की बातें हो। और ये जो इंटरनेट का पूरा हमारा स्पेस है, ऐसे कंटेंट से भरा हो जिससे भविष्य के लिए कुछ संदेश जाए। पक्का। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, जो लोगों को शिक्षा की ओर आकर्षित करे और उनको अपना मेरी जो बातें हैं वो कुछ ना कुछ मार्गदर्शक बन पाए। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू सो मच एक बार फिर। तो सभी श्रोताओं को प्रज्ञा मिश्र का नमस्कार। आप सुन रहे थे शद्दर रेडियो पर आज की चर्चा में डॉक्टर सीमा घोलप को। और एक बार फिर महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।